नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। सीएम रावत ने योग नगरी कर्णप्रयाग ऋषिकेश की रेलवे परियोजना का किया निरीक्षण। का मील का पत्थर साबित होगी प्रथम रेलवे परियोजना। सीएम त्रिवेंद्र का ऐलान, हरिद्वार में तय समय पर होगा कुंभ का आगाज। अखाड़ों को व्यवस्था बनाने के लिए दी जाएगी धनराशि। प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, निजी हॉस्पिटल को कोरोना संक्रमित के इलाज को मंजूरी। आयुष्मान गोल्डन कार्ड पर कैशलेस होगा कोविड के मरीजों का इलाज। अन्य राज्यों के श्रद्धालुओं के लिए सितंबर से शुरू हो सकती चारधाम यात्रा। रेलवे स्थानम बोर्ड के सीईओ ने दिए संकेत। उत्तराखंड में टूटा कोरोना का रिकॉर्ड, 24 घंटे के अंदर सामने आए 451 संक्रमित, 5300 पहुंची मरीजों की संख्या। प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने कुछ क्षेत्रों में बिजली गिरने की जताई आशंका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सीधे आपको लखनऊ ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों से संवाद कर रहे हैं। रुक करते उत्तराखंड की खबरों। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के प्रथम रेलवे स्टेशन योग नगरी रेलवे स्टेशन का मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अचानक से निरीक्षण करने पहुंच गए। उन्होंने निर्धारित समय अवधि के भीतर परियोजना के प्रथम रेलवे स्टेशन के निर्माण पर अधिकारियों को शाबाशी दी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेलवे परियोजना का प्रथम रेलवे स्टेशन उत्तराखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महत्वाकांक्षी योजना उत्तराखंड के लिए एक बड़ी उपलब्धि बनने जा रही है। प्रधानमंत्री स्वयं इस योजना का लोकार्पण करेंगे। देश के विभिन्न राज्यों से लंबी दूरी की रेल सेवाएं यहां पहुंचेंगे, तो यहां तीर्थ और पर्यटन दोनों का विकास होगा। देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड पर उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया। वहीं बोर्ड का गठन राज्य गठन के बाद सबसे बड़ा सुधारात्मक कदम बताया है। सरकार का यह भी दावा है कि भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया गया था। बोर्ड का गठन सभी तीर्थ पुरोहितों और पंडा समाज के हक पूरी तरीके से सुरक्षित है। न्यायालय द्वारा सुरक्षित कर लिया गया था और आज इसको ओपन किया गया है। हम चारधाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर के उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर हुई थी और कुछ दिन पहले उसका निर्णय न्यायालय द्वारा सुरक्षित कर लिया गया था और आज इसको ओपन किया गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि न्यायालय के निर्णय पर सबको विश्वास होगा, सबको विश्वास करना चाहिए। अब तो सरकार और न्यायालय दोनों का निर्णय एक जैसा हो गया है। हरिद्वार में होने जा रहे महाकुंभ को लेकर आज उत्तराखंड सचिवालय में बुलाई गई अहम मीटिंग को कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक छोड़कर चले गए। आपको बता दें, आगामी महाकुंभ को लेकर तमाम विभागों के अधिकारियों को बुलाया गया था, लेकिन 12:30 बजे शुरू होने वाली बैठक में सिर्फ चुनिंदा अधिकारी ही नजर आए, जिसको लेकर माननीय मंत्री का पारा चढ़ गया। उसके बाद मदन कौशिक ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई, खरी खोटी सुनाकर सचिवालय में बैठक छोड़कर
बाहर चले गए। इस बैठक में कुंभ से कार्य कर रहे तमाम विभागों के अधिकारियों को बुलाया गया था, जिसमें लोक निर्माण विभाग, परिवहन, साथ ही हरिद्वार जनपद में कुंभ में तैनाती के अधिकारियों को भी बुलाया गया था। कुछ अधिकारी तो यहां पर मौजूद रहे, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में नहीं पहुंचे, जिसके बाद मदन कौशिक ने जमकर अधिकारियों को फटकार लगाते हुए अपनी नाराजगी जताई। ठीक नहीं है स्थिति भाई, आप क्यों नहीं आते अधिकारी जब बैठक में हमने बैठक बुलाई? क्या मतलब अधिकारी का नाम है? अगर अधिकारी को नहीं सकते आने का तो क्यों बुलाऊं मैं बैठक? क्यों मुझे जरूरी समीक्षा करनी? अधिकारियों को इतनी भी चिंता नहीं कि वो काम कर, उनको जाकर बैठ, कौन से अधिकारी ने वहां जाकर बैठक बुलाई? भाई सुधांशु जी है, सारे सचिव, कहाँ सचिव ऊर्जा, ठीक नहीं है स्थिति भाई, आप क्यों नहीं आते अधिकारी जब बैठक में हमने बैठक बुलाई? उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना वायरस के मामले के बाद राज्य सरकार ने फैसला लिया कि सभी प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज किया जाएगा। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने शासनादेश जारी कर दिया है, जिसके बाद देहरादून में सीएमओ बीसी रमोला ने प्राइवेट अस्पतालों का चिन्हित करना शुरू कर दिया। हाँ ठीक है, मैं कोविड हॉस्पिटल, दून हॉस्पिटल और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऋषिकेश में है और यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में सुविधा है। और कोविड केयर सेंटर राजीव गांधी स्टेडियम रायपुर में, वहाँ पर 750 बेड की व्यवस्था कर ली गई है और वहाँ पर हमने चिकित्सा कर्मी उनको चिन्हित कर लिया। जैसे सरकार का निर्देश होगा वहाँ पर रोगी भर्ती होने लगेंगे तो वैसे ही हम अपना वहाँ पर हेल्थ स्टाफ डिप्यूट कर देंगे। उसमें और भी अधिक बेड बढ़ाए जाने की पूर्ण क्षमता है। कोरोना की वजह से प्रदेश भर में सभी ऑफिसों में कामकाज अब धीरे धीरे शुरू होने लगे। हालांकि ये कामकाज अनलॉक 1 के बाद ही धीरे धीरे गति पकड़ने लगे थे, लेकिन देहरादून के आरटीओ ऑफिस में भीड़भाड़ की वजह से अभी भी कामकाज धीमी चाल में चल रहा है। आपको बता दें, देहरादून आरटीओ के हर रोज तकरीबन 1000 लोग अपने काम के लिए आरटीओ के चक्कर काटते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से यहाँ सब कामकाज ठप था। हालांकि अब एक बार फिर से काम शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी काम उस गति से नहीं हो रहा है। आरटीओ देहरादून ने बताया है कि जहां कोरोना से पहले हर रोज 1000 से ज्यादा लोगों के काम निपटाए जाते थे, अब मात्र 100 ही लोगों के काम निपट रहे हैं, क्योंकि आरटीओ दफ्तर में कर्मचारियों की संख्या भी अभी 50% ही है। तो मकसद प्राइवेट और कोई दूसरा तरीका तो नहीं है कि आप कुछ ऐसे काम तो नहीं करते बाद में। संभवतः ये इतना बड़ा ऑफिस है एक पब्लिक सर्विस को देखते हुए कि यहाँ 1000 से 1200 के लोगों का भी पर डे सर्विस हम लोग देते हैं। कोविड काल से पहले की बात मैं कर रहा हूँ। और जब 1000-1200 लोगों की हम पर डे सर्विस दे रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आवेदकों का आना होता है फिजिकली। और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कोई पब्लिक सर्विस की ऑफिस है देहरादून में, या मुझे लगता है कि संपूर्ण राज्य में बहुत गिने चुने ऐसे ऑफिस होंगे जो इतने लोगों को पर डे सर्विस देते हैं। इसलिए कोविड के संक्रमण को रोकने के लिए जब नीति बनी निर्धारण की जाने लगी तो उस वक्त हमारा ऑफिस को भी एक विशेष प्रकार से ध्यान देना की आवश्यकता पड़ने लगी कि हम लोग सर्विस भी देना शुरू करें। चमोली के शिमला स्थित डेयरी से जिले के विभिन्न गांवों से गाय पालकों ने दूध के उत्पादन से दुग्ध समिति से जोड़कर ग्रामीणों ने आमदनी बढ़ाई। चमोली में समय 70 दुग्ध समितियां काम कर रही हैं, जिससे 500 से ज्यादा परिवार के लोग अपना भरण पोषण कर रहे हैं। जिले में गायों से 1600 लीटर दूध दिन में निकलता है व इसको उसी दिन पैकिंग करके स्थानीय बाजारों तक पहुंचाया जाता है, जिससे हर महीने तकरीबन 12 से 15 लाख रुपए का ग्रामीण लाभ कमाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। सरकार भी इस योजना के तहत 3 व 5 गाय पालने के लिए प्रवासियों के लिए रोजगार करने हेतु 2 से 4 लाख ऋण करीब 40% सब्सिडी के साथ दे रहा है। इस वर्ष 115 किसानों को दुग्ध उत्पादन के लिए ऋण देकर रोजगार से जोड़कर गांवों में योजना का लाभ देने की योजना सरकार द्वारा जिले को दी गई थी। माध्यम से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसमें एनसीडीसी के माध्यम से हमारे जो प्रवासी उत्तराखंडी हैं और जो हमारी वर्तमान में यहाँ समितियाँ चल रही हैं उनसे जुड़े हुए सदस्यों को, उत्पादकों को, पूर्वों को जो है 3 पशुओं, दुधारू पशुओं और 5 दुधारू पशुओं के लिए जो है ऋण की योजना सरकार द्वारा चलाई गई है, जिसमें सरकार द्वारा जो है 25% का अनुदान दिया जा रहा है और जिला योजना के माध्यम से जो है 15% का अतिरिक्त अनुदान जो है
और प्रस्तावित है, और वो लगभग उसमें सैद्धांतिक सहमति माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा दी जा चुकी है। योजना जिसमें गंगा गाय के तहत लगभग 115 किसानों को यहाँ पे लाभ देने का लक्ष्य यहाँ पे बनाया गया है। इसके तहत गाँव से दूध इकट्ठा किया जाता है, यहाँ पे उसकी पैकेजिंग की जाती है और करीबन गांव के लोगों को लाभ दिया जाता है। इसके जरिए आर्थिकी का जरिया उनका मजबूत किया जा रहा है। सरकार ने विभिन्न तरह की यहाँ पे योजना किसानों को दी है, जिसके लिए ग्रामीणों ने भी उनका धन्यवाद अदा किया है और साथ ही 4 रुपये प्रति यूनिट उनको लाभ दिया जा रहा है। चमोली से के न्यूज़ के लिए अनिल राणा। आजादी के बाद भी नैनीताल का रौखड़ गांव सड़क का इंतजार कर रहा है। जिला मुख्यालय से मात्र 28 किलोमीटर की दूरी पर बसा रौखड़ गांव के लोग सड़क न होने से आज भी आदिवासी जिंदगी जीने को मजबूर हो चुके हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कहा जाता है कि विकास की पहली सीढ़ी सड़क से होकर गुजरती है। जिस गांव में सड़क हो उस गांव में समस्याएं अपने आप हल होने लगती हैं। लेकिन नैनीताल के भीमताल ब्लॉक के दुर्गम गांव रोखड़ आज भी सड़क का इंतजार कर रहा है। खेत सब्जियों से लहरा रहे हैं, लेकिन सड़क न होने के कारण कई बार सब्जियां खराब हो जाती हैं और किसी तरह किसान मेहनत कर उन्हें मंडी तक पहुंचाते भी हैं तो किराया ज्यादा होने के कारण घाटा उठाना पड़ता है। ग्रामीण कई बार शासन प्रशासन से फरियाद लगा चुके हैं। उन्हें आश्वासन भी मिला सड़क बनाने को लेकर और सर्वे भी हुआ, लेकिन फिर सड़क पर वन कानून का अड़ंगा लग गया और ग्रामीणों की उम्मीद फिर टूट गई। पूरी जिंदगी बिताने के लिए पूरी समस्या ही समस्या है। रोड के बगैर आदमी बीमार हो जाए तो परेशानी है। काश्तकारी में जो भी उत्पादन करता है किसान, वो मार्केट तक नहीं पहुंचता है, वो परेशानी है। और कितनी सारे कुछ परेशानियां कोई बीमार हो जाता है, कोई अकस्मात वैसे बीमार हो जाता है तो बाजार हॉस्पिटल ले जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कच्ची रोड है, चारपाई में रख के ले जाना पड़ता है। कभी आदमी भी मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं। सब्जियां जो हमारी होती हैं वो खेतों में सड़ जाती हैं। परेशानी रोड को लेके काफ़ी है हमारे पास। जो विकलांग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं और क्या जो बुजुर्ग लोग हैं, ये अभी कई लोग हमारे गांव में ऐसे हैं जो बेड पे हैं, वो अपनी पेंशन लेने नहीं लगते। 73 वर्षीय राजन सिंह जीना दिव्यांग हैं। वे नैनीताल में अपनी पेंशन लेने तक नहीं जा पाते। नहीं होने से तो मुश्किल है, गांव में जाना हराम हो जा रहा है। पिछले 10 सालों से उनकी 50,000 से ज्यादा पेंशन बैंक में पड़ी है। यही हाल बीमार व्यक्तियों का भी है, जो गंभीर बीमारी से पीड़ित होने के बाद भी चारपाई पर बंद कर या फिर डोली से सड़क मार्ग तक पहुंचते हैं। नहीं होने से तो मुश्किल है, गांव में जाना हराम हो जा रहा है। अब बारिश छूट गई, जो के लग रहे तुम्हें पता ही है, जहाँ तहाँ काट दे रहे, ऊपर से पहाड़ टूट जाए तो मरे नहीं मरे कोई होगा मालिक नहीं होगा। पेंशन थी तो कितनी वो रुकते मैं चल पाता नहीं हूँ। अभी तक ये 60 के दरमियान पहुँच गई होगी और अभी तक ये परेशान हूँ। इसकी तो सर बहुत ज़रूरत है। जब हम अपने गांव में यहाँ पर हमारे गांव में तो यहाँ तक संपर्क मार्ग हो गया है। रोकड़ से कोई किसी मरीज को लाते हैं तो बड़ी दिक्कतों से लाते हैं। कुर्सी में हो गया या चारपाई में हो गया, 10-10, 15-15 नोटे जब अगर ना मिले तो बेचारे मतलब प्राथमिक उपचार के लिए कुछ भी नहीं है। हमारी भीमताल विकासखंड की ग्राम सभा रौखड़ लगातार आज़ादी के बाद से आज तक लोग संघर्ष सड़क के लिए करते आ रहे हैं। अभी वर्तमान में कुछ दिन पूर्व भी भारत सरकार से उसमें कुछ पहलुओं पर आपत्ति लगी है और हमारी यही कोशिश है कि अतिशीघ्र हम उन आपत्तियों को निस्तारित करके पुनः इसको भारत सरकार भेजेंगे। और मुझे विश्वास है कि जब इस बार ये सड़क हमारी भारत सरकार जाएगी तो निश्चित तौर पर इसकी सैद्धांतिक और गांव में कई बुजुर्ग सड़क बनने का सपना लेकर दुनिया छोड़ गए और आज भी कई बुजुर्ग उम्मीद लगाए बैठे हैं। एक दिन वह भी अपने गांव से गाड़ी में बैठकर नैनीताल, हल्द्वानी, रामनगर तक का सफर तय करेंगे, लेकिन वह दिन कब आएगा शायद उन्हें भी मालूम नहीं। के न्यूज़ के लिए नैनीताल से कांता पाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड में कोरोना के चलते अभी तक जो चिंताएं थी वो राज्य सरकार की थी, लेकिन जैसे जनता को इस वायरस से बचाया जा सके, लेकिन अब कोरोना ने सेना के जवानों को भी अपनी
निशाने में लेना शुरू कर दिया, जिसमें अभी तक देहरादून में 150 के करीब सेना के जवान कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। सैनिकों में फैलते संक्रमण पर स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम अलर्ट मोड पर है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी लगातार सेना के अधिकारियों से संपर्क बना रहे हैं और हर जरूरी सामान सेना को मुहैया करवाया जा रहा है। आपको बता दें कि सेना के जवानों में फैलते कोरोना के संक्रमण को लेकर मोदी ने भी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से इस बात पर चिंता जाहिर कर चुके हैं, जिसके बाद अब सरकार के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट पर नजर आ रही है। बातें चल रही हैं तो काम भी नहीं कर रहे हैं और जरूरत पड़ेगी। देखिए, हम सेना के लगातार संपर्क में हैं और जो भी नागरिक प्रशासन की तरफ से उनको मदद की आवश्यकता होती है, चाहे वो दवाई हो, मास्क हो, वीटीएम किट हो या एंटीजन किट हो, जो भी उनकी डिमांड आती है हम उसको तुरंत पूरा कर रहे हैं। और उसके अलावा जो सैन्य क्षेत्र पे हैं वहाँ पर जाकर के हम खुद निगरानी कर रहे हैं और वहाँ के चिकित्सक बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी सेना के जवान हैं। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, जयवीर मावी, अभिनव माधव, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदेन प्रताप शर्मा, कुलदीप अवस्थी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, जिंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरोना संक्रमण के शुरुआती दौर से जन सेवा में लगे छेद के पटवारियों व राजस्व कर्मियों की सुध आखिरकार अधिकारियों ने ले ही ली, जहां उप जिलाधिकारी व तहसीलदार ने सभी राजस्व निरीक्षकों को कर्मचारियों को उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। कृषि उत्पादन मंडी समिति सभागार में हुए सम्मान समारोह में क्षेत्र के सभी राजस्व कर्मियों के कार्यों की सराहना करते हुए उप जिलाधिकारी विवेक प्रकाश ने कहा है कि कोरोना के संक्रमण काल के दौरान सभी राजस्व कर्मियों ने जिस तरीके से काम किया है, मानव सेवा हेतु रात दिन एक करके अपनी सेवाएं प्रदान की है, वह वास्तव में बेहद सराहनीय कार्य है। वहीं तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी ने कहा कि कोरोना काल लागू लॉकडाउन में जब प्रत्येक वर्ग अपने प्राणों की रक्षा के लिए घरों में था, उस दौरान राजस्व कर्मियों व पटवारियों ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए मानव जाति की सेवा के लिए विशेष योगदान दिया। स्टाफ जो है काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, लगा हुआ है फील्ड में भी, ऑफिस में भी दिन रात काम कर रहे हैं। तो एक स्टाफ के उत्साह बढ़ाने के लिए होता है कि सबको उनको जो है प्रोत्साहन दिया जाए। उसमें हमने इसका सम्मान प्रोग्राम किया, हम लोगों ने किया था और काफ़ी अच्छा काम किया लोगों ने और अच्छा काम वैसे करेंगे, ऐसा करता हूँ फिर जैसे किया गया है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर आखिरकार श्री बाबा अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने इस वर्ष वार्षिक अमरनाथ यात्रा को रद्द करने का ऐलान कर दिया। मंगलवार को उपराज्यपाल जीसी मुर्मू की अध्यक्षता में हुई श्राइन बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इस साल नहीं होगी बाबा अमरनाथ यात्रा। बढ़ते कोरोना प्रकोप को देखते लिया फैसला।
जारी रहेगा आरती और पूजा का लाइव प्रसारण। सरकार की सलाह के बाद श्राइन बोर्ड का फैसला। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर आखिरकार श्री बाबा अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने इस वर्ष वार्षिक अमरनाथ यात्रा को रद्द करने का ऐलान कर दिया है। मंगलवार को उपराज्यपाल जेसी मुर्मू की अध्यक्षता में हुई श्राइन बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके साथ ही यात्रा पर जारी असमंजस दूर हो गया। तीर्थ यात्रा से जुड़े धार्मिक अनुष्ठान समय पर पूरे किए जाएंगे। दशनामी अखाड़े से चलने वाली छड़ी मुबारक परंपरागत ढंग से रवाना होगी और श्रावण पूर्णिमा को पवित्र गुफा में प्रवेश करेगी। बोर्ड अधिकारियों ने बताया कि बैठक में प्रदेश प्रशासन, अदालत, अन्य संबंधित पक्षों द्वारा अमरनाथ की वार्षिक तीर्थ यात्रा को मौजूदा परिस्थितियों में संपन्न कराने संबंधी दिए गए सुझाव निर्देशों पर विस्तार से चर्चा की। बोर्ड के सदस्य इस बात पर सहमत नजर आए कि मौजूदा हालत में श्री अमरनाथ की वार्षिक यात्रा की अनुमति प्रदान करना जनहित में सही नहीं है। अधिकारियों के अनुसार अगर यात्रा की अनुमति दी जाती है तो स्वास्थ्य अमले और नागरिक और पुलिस प्रशासन का पूरा ध्यान कोविड-19 को हराने की मुहिम के बजाय तीर्थ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा और अन्य प्रबंधों पर केंद्रित हो जाएगा। इससे कोरोना संक्रमण बढ़ने की आशंका है। डोकलाम विवाद के बाद भारत चीन के रिश्ते में खटास का असर केवल सरकार ही नहीं बल्कि आम लोगों पर भी दिखाई देने लगा। इसका एक नतीजा है कि बाजारों में चीनी सामान का बहिष्कार किया गया है। वहीं राखी त्योहार को लेकर नैनीताल के बाजारों में राखी की दुकान सजने लगी, लेकिन कोविड-19 के कारण बाजारों में रौनक नहीं है। हालांकि बहनें मास्क पहनकर भाइयों के लिए राखियां खरीदारी करने में जुटी हुई है। बाजारों में राखी विक्रेताओं ने चाइनीज राखियों का पूरी तरीके से बहिष्कार करते हुए हैंडमेड राखियां बेच रहे हैं, तो वहीं ग्राहक को भी स्वदेशी राखियां लुभा रही। हाँ जब भी होगा में तो कोई है नहीं, तो मैं राखी ले रही हूँ और उनको पोस्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ खास एक्साइटमेंट दिख नहीं रहा अभी कोविड की वजह से। काफ़ी कम क्राउड है, काफ़ी कम लोग हैं, लेकिन यहाँ राखियाँ बहुत सुंदर आ रही हैं। चाइनीज़ राखियाँ तो नहीं है, सब आई थिंक मेड इन इंडिया ही राखियाँ हैं, बहुत खूबसूरत है। बाजपुर के सुल्तानपुर पट्टी नगर पंचायत कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही जीविका संरक्षण और विक्रय विनियम योजना के अंतर्गत ठेला और फेरी पर सब्जी बेचने वाले लोगों को कचनीकरण किया गया है, जिन्हें वेंडर जोन में जगह उपलब्ध करवाई जाएगी। बता दें कि बाजपुर के सुल्तानपुर पट्टी के नगर पंचायत के कार्यालय में नगर पंचायत के अधिकारियों समेत बाजपुर तहसीलदार के साथ बैठक करी गई। बैठक में केंद्र सरकार द्वारा ठेला और फेरी से सब्जी और फल बेचने वालों के लिए चलाई जा रही जीविका संरक्षण और विक्रय अधिनियम लाभकारी योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही साथ वेंडर जोन में काम करने वाले लोगों को भी चिन्हित किया गया है। आज नगर पंचायत सुल्तानपुर के अंतर्गत जो फेरी जो लगाते, फेरी लगा के ठेला व्यवसाय वगैरह अपना काम करते हैं, साग सब्जी वगैरह बेचते हैं, उनके लिए उनका 27 लोगों का चयन किया गया है और उनको स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। वेंडर जोन बनाया गया है। ये मीटिंग माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर जो है वेंडरों को, नगर क्षेत्र के वेंडरों को स्वावलंबी बनाने के लिए रखी गई है और इसमें राज्य सरकार के भी निर्देश हुए हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।